बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश उरमा अकेडमी। इस चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। वो दोस्त जिन्होंने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है, अगर आपको लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते हुए कमेंट में अपनी राय भी देते जाइएगा। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके इस्तेमाल कौन कौन से हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और इसके अंदर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है। सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will be in progress at a specific time in future. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि मुस्तकबिल के अंदर एक मुकर्रर वक्त पर होने वाले काम को जाहिर करता है। It is used to talk about an ongoing or continuous action that will be happening at some point in the future. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो कि मुस्तकबिल के अंदर जारी हो, एक मुकर्रर वक्त के अंदर मुस्तकबिल में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये काम किया जा रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है। लास्ट वीडियोस में कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूअस के जितने भी टेंसेस हैं उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की वर्ब इस्तेमाल की जाती है। वहां पर हमने इस चीज को डिटेल के अंदर डिस्कस किया। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का लेसन नहीं लिया हुआ, आपको ऊपर कॉर्नर में इसका कार्ड नजर आ रहा होगा। ये लेसन कंप्लीट करने के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का लेसन सुनना भी मत भूलिएगा। उसके बाद आ जाती है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। ये वही हेल्पिंग वर्ब है जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर इस्तेमाल की थी, लेकिन वहां पर बी नहीं लगा हुआ था। फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं उनके अंदर विल और शैल मेन हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, लेकिन इनके आगे कंसेक्टिव या कनेक्टेड जो दूसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का वो चेंज होता रहता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है विल बी एंड शैल बी। इस बात को हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि विल का इस्तेमाल कहां पर होगा और शेल का इस्तेमाल कहां पर होगा। वहां पर हमने पढ़ा कि शेल जो है वो आई और वुई के साथ लगेगा, बाकी इसके अलावा हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि शेल का इस्तेमाल दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, लेकिन चूंकि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का पुराना रूल है इसलिए हमें साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप आई और वुई के साथ विल भी इस्तेमाल करते हैं तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर जो हमने जुमले बनाने होते हैं, चार किस्म के जुमले। सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है यानी कि मनफी जुमला, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला, और उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया मनफी सवालिया जुमला। सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में बताया है। यहाँ पर भी एक दफा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, और सबसे आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हमने मनफी जुमला बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट। वो ही स्ट्रक्चर है जो कि सिंपल सेंटेंस का है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट कर देना है ताकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो जाए। उसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस तरह बनाना है। आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आते हैं, बाकी की सारी स्टेटमेंट हमारी सिंपल सेंटेंस वाली रहती है।
यानी हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आना है और बाकी की जो हमारी तरतीब है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वो हमारी सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाली रहेगी। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर भी हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आएंगे क्योंकि ये हमारा जुमला क्या है, सवालिया जुमला है। और सवालिया जुमला बनाने का रूल यही है कि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर पर गौर करें तो ये स्ट्रक्चर नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके साथ मैच कर। हमने नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में ले आए और बाकी सारी की सारी चीज़ें अपनी तरतीब में रही और ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि मनफी सवालिया सेंटेंस जुमले का स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लेते हैं तो पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर आपको कोई भी जुमला बनाने में दिक्कत पेश नहीं होगी क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर यही स्ट्रक्चर हर किस्म के जुमले बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपनी किसी नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए ताकि आपको जब भी आपने कोई जुमला बनाना हो इन 4 स्ट्रक्चर को अपने ज़हन में ले आए। अगर आपका जुमला सादा है तो सादा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए, अगर वो मनफी है तो मनफी का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए, अगर वो सवालिया है तो सवालिया का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए। तो इसे देख लेते हैं हम थोड़ी सी एग्जाम्पल के साथ। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे पहले एग्जाम्पल है आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू गेट होम। जब तुम घर पहुंचोगे तो मैं पढ़ रहा हूँ। यहां पर देखिए आई विल बी स्टडिंग, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ विल लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ये बात डिस्कस की है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अगर आप आई और वही के साथ विल का इस्तेमाल भी करें तो वो भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ भी आपको मैं ये बात समझा रहा हूँ। शैल का इस्तेमाल दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, ये बात से नशीन कर लिए। एक वक्त आने वाला है कि आप इंग्लिश ग्रामर में से शैल को एक्सक्लूड कर देंगे। तो आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ टुमारो 12 o'clock, कल 12 बजे मैं पढ़ रहा हूँ। या फिर आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू गेट होम, जब तुम कल घर आओगे तो मैं पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे तो वो खाना पका रही होगी। यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है और उसके साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब हमने विल बी लगाई और उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कुक हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया जैसा कि हमने इसके रूल के अंदर पढ़ा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो कुक के साथ हमने आईएनजी लगाया तो ये कुकिंग हो गया, शी विल बी कुकिंग। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर, तो वो खाना बना रही होगी, रात का खाना बना रही होगी। शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव। ये इसके साथ एक अलग स्टेटमेंट है, एक अलग क्लास है, इसको हम किसी और लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या किसी भी और टेंस के अंदर ये किस तरह इस्तेमाल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस किस तरह इस्तेमाल हुआ है, इंशाल्लाह हम इसको किसी और लेसन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है दे विल बी प्लेइंग अ गेम व्हेन द पावर गोज आउट, जब बिजली बंद होगी तो वो गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, फ्यूचर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इस अमल के होने का प्रिडिक्शन की जा रही है, पेशगोई की जा रही है उसके बारे में। तो यहाँ पर भी हमारे वही रूल फॉलो है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी वर्ब है प्लस आईएनजी के साथ और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है अ गेम। नोट में हमारे पास क्या है दैट द ऑक्सिलरी वर्ब विल इज यूज्ड टू फॉर्म द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस व्हाइल द मेन वर्ब इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग इन आईएनजी। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी एंड शैल बी, और हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ हम क्या करेंगे, आईएनजी का इजाफा करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल कौन कौन से हैं। देयर आर सेवरल यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पहला इस्तेमाल जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है वो ये है कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। मुस्तकबिल के अंदर किसी ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं जो कि मुस्तकबिल में एक मुकर्रर वक्त के अंदर या मुकर्रर वक्त पर हो रहा होगा। जैसे
आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 o'clock टुमारो एट नाइट। ये 8 o'clock एक मुकर्रर वक्त है, फ्यूचर में टुमारो आने वाला वक्त जो है नाइट, रात के 8 बजे, सॉरी कल रात के 8 बजे मैं टीवी देख रहा हूँगा। ठीक है, फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक काम स्पेसिफिक वक्त के ऊपर हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, शी विल बी स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल डे नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे वो सारा दिन अपने पेपरों की तैयारी कर रही होगी। फ्यूचर है, वंस अगेन स्पेसिफिक टाइम है और उसके अंदर काम हो रहा होगा, ये भी जाहिर किया गया है। दे विल बी प्लेइंग अ गेम व्हेन आई अराइव। जब मैं पहुंचूंगा तो वो क्या कर रहे होंगे, गेम खेल रहे होंगे। फ्यूचर के अंदर वंस अगेन स्पेसिफिक टाइम है और होने वाले काम के बारे में बात की जा रही है। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो दूसरा इस्तेमाल है हमारे पास, टू डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड एक्शन और इवेंट दैट विल बी हैपनिंग व्हाइल अनदर एक्शन और इवेंट अकर्स। जब एक काम हो रहा हो तो उसके साथ दूसरा काम भी हो, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं ताकि हमें बेहतर समझ आए। आई विल बी टॉकिंग टू माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँगा व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्ट्स। जब जलजला शुरू होगा तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि एक काम हो रहा है, आई विल बी प्लेइंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, और उसके साथ दूसरा काम क्या है, व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्ट्स। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2, शी विल बी टेकिंग अ शावर व्हेन द वाटर हीटर ब्रेक्स। जब वाटर हीटर खराब होगा तो वो क्या कर रही होगी, शावर ले रही होगी। एग्जांपल नंबर 3, दे विल बी ड्राइविंग टू एयरपोर्ट व्हेन दे गेट लॉस्ट। वो क्या कर रहे होंगे, एयरपोर्ट जा रहे होंगे व्हेन दे गेट लॉस्ट, जब वो अपना रास्ता खो जाएंगे। ठीक है, एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा है फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो तीसरा इस्तेमाल है हमारे पास, वो क्या है, टू डिस्क्राइब अ रिपीटेड और ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर। ऐसा काम जो कि बार बार हो रहा हो और ऑनगोइंग हो, इन प्रोग्रेस हो, दिन ब दिन ही के साथ साथ बढ़ता जा रहा हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ये भी शर्त लागू है कि ये काम जो है विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में हो रहा हो। जैसे आई विल ऑलवेज बी फॉरगेटिंग माई कीज व्हेन आई एम ओल्डर। कहता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, आई विल ऑलवेज बी फॉरगेटिंग माई कीज, मैं हमेशा अपनी चाबियां भूल जाऊंगा। रिपीटेड एक्शन, देखिए कि वो मुसलसल अपनी चाबियां भूल जाएगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा, और ऑन गोइंग होगा। एक तो ये बार बार रिपीट एक्शन हो रहा है, और दूसरा ये एक्शन फ्यूचर के अंदर के अंदर है, ऑन गोइंग है। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। शी विल बी कॉन्स्टेंटली बी लूजिंग हर फोन व्हेन शी इज इन कॉलेज। जब वो कॉलेज में होगी तो वो मुसलसल अपना मोबाइल फोन क्या करेगी, खो दिया करेगी। यानी जहां पर बैठती है अपना मोबाइल वहीं पर रख कर भूल कर उठ जाती है। दे विल फॉर एवर बी मेकिंग अ मेस व्हेन दे आर किड। जब वो बच्चे थे तो वो क्या कर रहे होंगे, जब वो बच्चे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, दे विल फॉर एवर बी मेकिंग अ मेस। तो कोई ना कोई हंगामा जो है वो खड़ा करते रहेंगे। अब यहाँ पर देखें कि विल और बी जो है ये अलग अलग, यहाँ पर देखें विल और कॉन्स्टेंटली के बाद बी लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखें विल के सेंटर में ऑलवेज है और आगे बी लगा हुआ है। जब हम इसके अंदर कोई प्रेपोजिशन ऐड करते हैं या हम कोई एडवर्ब ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम विल और बी इन दोनों के दरमियान क्या करते हैं, अपनी प्रेपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउएवर अगर यहाँ पर हम लगा लेते हैं तो क्या होगा, वो विल और बी के सेंटर में लगेगी। इसी तरह अगर हम एडवर्ब लगा लेते हैं तो वो भी क्या होगा, विल और बी के सेंटर में लगेगी। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो चौथा इस्तेमाल है वो है टू डिस्क्राइब अ चेंज दैट विल बी हैपनिंग और विल हैव हैपेंड इन फ्यूचर। ऐसी तब्दीली जो कि मुस्तकबिल के अंदर वकूफ़ पज़ीर होगी या मुस्तकबिल के अंदर वकूफ़ पज़ीर हो चुकी होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द वेदर विल बी गेटिंग कोल्डर एज द डे गोज ऑन। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा मौसम सर्द होता जाएगा।
देखिए कि फ्यूचर के अंदर काम हो रहा है और क्या हो रहा है, विल बी हैपनिंग, ठीक है, चेंज डेट विल बी हैपनिंग, फ्यूचर के अंदर ऐसी तब्दीली जो कि फ्यूचर के अंदर हो रही होगी। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, ठंड होती जाएगी, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। ही विल बी बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल एज ही गेन्स एक्सपीरियंस, जैसे जैसे वो तजर्बा हासिल करता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, कामयाब होता जाएगा। ठीक है, ही विल बी बिकमिंग मोर सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव काम है, फ्यूचर के अंदर हो रहा है या फ्यूचर के अंदर कंप्लीट हो चुका होगा, तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। द इकोनॉमी विल बी इंप्रूविंग बिफोर द रिसेशन हिट्स। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इसका इस्तेमाल नंबर 5। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब completed actions or events. For these type of actions or events we use future simple tense। जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट में आपको एक दफा समझा दूं कि ऐसे काम जो कि कंप्लीट मुकम्मल हो चुके होते हैं, उनके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उनके लिए क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट का लेसन ले लिया है तो वेल एंड गुड, आपको इस बात की समझ ऑलरेडी होगी। अगर आपने ये लेसन नहीं सुना हुआ तो ऊपर आपको कॉर्नर में इसका कार्ड नजर आ रहा होगा, वहां पर जाकर उस पर क्लिक करके फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस जो है उसका कंप्लीट लेसन भी अटेम्प्ट कर लें। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं, आई विल वॉच टीवी टुमारो नाइट, कंप्लीटेड एक्शन है लेकिन फ्यूचर के अंदर कि मैं टीवी देखूंगा, पुख्ता इरादे के लिए इस्तेमाल होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जब हमारा पुख्ता इरादा हो कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो फिर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा इरादा पुख्ता नहीं है लेकिन हमारा दिल है काम करने के ऊपर, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस की थी। एग्जाम्पल नंबर 2 है शी विल स्टडी फॉर एग्जाम नेक्स्ट मंडे, कि वो अगले सोमवार अपने एग्जाम्स की तैयारी करेगी। कंप्लीटेड एक्शन है, फ्यूचर के अंदर है, इसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। दे विल प्ले अ गेम व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचूंगा तो वो गेम खेलेंगे। आई होप दिस हेल्प्स, लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे हमारा फेसबुक लिंक, ट्विटर लिंक भी आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।